हेलो हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थी को मेरे चैनल पर स्वागत है प्रैक्टिस एंड रिवीजन @SM पर। तो हम लोग ने पिछले क्लास में जूठन चैप्टर का क्या किए थे, तो वन शॉट किए थे। जूठन चैप्टर का क्या किए थे, तो वन शॉट किए थे। तो मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं जी। आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, पूरा चैप्टर रिवीजन कर देंगे। बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही नंबर आ जाएगा। ठीक, बेसिकली इस चैप्टर में हंसते हुए मेरा अकेलापन है, जो मल्लेज के द्वारा है। मल्लेज एक डायरी लिखते हैं, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। और इसी चैप्टर में बस यही पढ़ना है, डायरी के बारे में, कि डायरी कैसे लिखा जाता है, डायरी लिखना क्यों कठिन है, इसी के बारे में लिखा जाता है। तो हम लोग लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लेखक से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव होगा वह देखेंगे, और उसके बाद क्या समरी देखेंगे। और इस समरी यानी कि सारांश देखेंगे। सारांश के बाद क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, उसको देखेंगे। और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको देखेंगे। और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, तो ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक, देखिए जी क्या कह रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है लेखक के बारे में। तो मल्यज 1960 के दशक के आसपास नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में एक कवि के रूप में हुआ था। कि किस दशक के थे मल्लेश जी, तो 1960 के दशक। 1960 के दशक, एक सेकेंड। मल्लेश किस दशक के, तो 1960 के दशक के आसपास नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में एक कवि के रूप में क्या हुआ था, एक कवि के रूप में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के महुई में हुआ था। तो क्या बोलेगा, पूछेगा क्वेश्चन कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के महुई में हुआ। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जो इनका जन्म 1935 ईस्वी में, मतलब जो मल्लेज का जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो आजमगढ़ के महुई में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि उनकी माता के नाम प्रभावती था। उनकी माता का क्या नाम था, तो प्रभावती। उनकी माता का नाम क्या था, प्रभावती। और उनके पिता का क्या नाम था, तो त्रिलोकीनाथ वर्मा था। पूछा जाएगा कि जो मल्लेश के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम त्रिलोकी वर्मा था। और माता का नाम क्या था, तब प्रभावती देवी, प्रभावती था। और लेखक के बचपन में क्षय रोग से ग्रसित है। पूछा जाएगा लेखक का बचपन में किस रोग से ग्रसित था, तो वह क्षय रोग। ये भी क्वेश्चन तीसरा क्या बना सकता है कि लेखक बचपन में किस रोग से ग्रसित थे, तो वह क्षय रोग से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, लेखक के बचपन में किस रोग से ग्रसित है, तो क्षय रोग से। आगे क्या कह रहा है कि प्रारंभिक जीवन शिक्षा व्यवसाय। प्रारंभिक जीवन शिक्षा व्यवसाय में क्या क्या योगदान रहा, वो देखेगा। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से अंग्रेजी में एमए किया। पूछेगा कि एमए किस विषय से किए थे, तथा अंग्रेजी में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि जो मल्लेश जी एमए किस विषय से किए थे, तो किस विषय से किए थे, तो अंग्रेजी विषय से क्या किए थे, तो एमए किए थे, एमए किया था। उन्होंने 1964 ईस्वी में कृषि विभाग में क्या किया, अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पर कृषि विभाग है, यानी कि 1964 में कृषि विभाग में क्या रहे थे, तो अध्यक्ष रहे।
पूछा जाएगा कि मल्लेश जी कृषि विभाग में अध्यक्ष कब रहे हैं, तो 1964 ईस्वी में। मल्लेश जी 1964 में किस कृषि विद्यालय में क्या रहे, तो अध्यक्ष रहे 1964 ईस्वी में। कब, तो 1964 ईस्वी में। आगे क्या कह रहा है कि भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी की थी। तो भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादक विभाग में नौकरी कौन किया था, तो मल्लेश जी किया था। आगे देखिए कि भरत जी श्रीवास्तव मूल नाम, यानी कि जो मल्लेश का मूल नाम क्या है, तो भरत जी श्रीवास्तव। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जी कि जो मल्लेश का मूल नाम क्या है, तो भरत जी श्रीवास्तव, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक, एवं क्या है, एवं मल्लेश नाम से प्रसिद्ध है, एवं मल्लेश नाम से क्या है, तो प्रसिद्ध है। लेखक मल्लेश तमाम जीवन दुर्लभ स्वास्थ्य के शिकार रहे हैं, तो क्या रहे हैं, तो मल्लेश तमाम जीवन के दुर्लभ स्वास्थ्य के क्या रहे हैं, तो शिकार रहे हैं। उनका परिचय शमशेर बहादुर सिंह उनका परिचय शमशेर बहादुर सिंह विजयदेव नारायण साई, क्या, तो विजयदेव नारायण साई। उनका परिचय शमशेर बहादुर सिंह विजयदेव नारायण साई एवं इलाहाबाद की संस्था परिमल से क्या रहा, तो संपर्क रहा था। इलाहाबाद की संस्था में क्या, परिमल से क्या रहा था, संपर्क रहा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि जो रचनात्मक सक्रियता है वो क्या है, तो रचनात्मक सक्रियता में देखिए क्या 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 है, तो चित्रकारी लिखे हैं, संस्कृत एवं सिनेमा में रुचि रखने वाले। मल्लेश हिंदी साहित्य में एक प्रतिष्ठित नाम से हैं, मतलब क्या है, प्रतिष्ठित नाम है। मल्लेश हिंदी साहित्य में एक प्रतिष्ठित क्या है, तो नाम है। उन्होंने लहर कविता का विशोक, यानी कि उन्होंने लहर कविता का जो विशोक है 1960 और शमशेर पुस्तक का जो सोमेश्वर दयाल सक्सेना के साथ संपादन भी किया था। तो शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ संपादन भी किया। मल्लेश का निधन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। पूछा जाएगा कि मल्लेश का निधन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। और जन्म कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी में हुआ था। एक सेकेंड, सॉरी, 1935 ईस्वी में जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। मल्लेश जी का जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, एक सेकेंड, कि मल्लेश का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, जबकि मृत्यु 1982 ईस्वी को हुआ है। रचना में क्या है, कविता जख्म पर धूल। जख्म बोलेगा कि जख्म पर धूल किसका कविता है, तो मल्लेश जी का। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ। आलोचना में क्या है, तो कविता से साक्षात्कार 1969 में क्या हुआ, 79 में क्या होता, प्रकाशित हुआ। संवाद और एकलाप कब हुआ, तो 1984 में। इस संवाद और एकलाप क्या है, तो ये पूछा जाएगा क्या है, तो संवाद एकलाप क्या है, तो आलोचना है। पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में से कि संवाद और एकलाप क्या है, तो आलोचना बोलिएगा कि क्या है, आलोचना है। रामचंद्र शुक्ल 1987 ईस्वी में क्या होता, प्रकाशित हुआ था। सर्वजनात्मक गद्य में क्या है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। सर्वजनात्मक गद्य में क्या है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 ईस्वी में हुआ था। डायरी कितने खंड में, मतलब क्या होता है, विभाग हुआ था, तो 3 खंड में। डायरी कब हुआ था, मतलब 3 खंड में संपादन हुआ था। डायरी के लेखक कौन है, डायरी बोलेगा कि कितने खंड में प्रकाशित हुआ, तो डायरी 3 खंड में प्रकाशित हुआ। संपादन करने वाला कौन थे, तो नामवर सिंह। डायरी का संपादन कौन है, तो नामवर सिंह है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे लेखक से संबंधित ऑब्जेक्टिव है, जितने सारे हम पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको ऑब्जेक्टिव के करके क्या करते हैं, तो आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव का देखिए टेस्ट देते हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, लेखक से संबंधित वस्तु। तो लेखक से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्लेश का मूल नाम बताइए। तो मल्लेश का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी भरत जी श्रीवास्तव किसका नाम था, तब मल्लेश का मूल नाम था। ठीक, मल्लेश का जन्म कहाँ हुआ था, तब मल्लेश जी का जन्म कहाँ हुआ था, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। महू के आजमगढ़ उत्तर प्रदेश महू में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के महुई में हुआ था। मल्लेश जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, यानी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के महुई। महुई एक गांव का नाम है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट का नाम है, जबकि आजमगढ़ एक क्या है, तो जिला का नाम है। ठीक, क्या कह रहा है कि मल्लेश की कृतियों के नाम बताइए। मल्लेश की कौन कौन सा कृतियां है जी, तो जख्म पर धूल किसका है, तो मल्लेश जी का ही है। और कविता के साक्षात्कार और संवाद और एकालाप, ये संवाद और एकालाप क्या था, ये भी मल्लेश जी का था। हंसते हुए मेरा एलापन, यही तो पढ़ रहे हैं, मल्लेश जी का ही है। तो उपयुक्त में सभी कह सकते हैं कि मल्लेश जी का जन्म कौन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्लेश जी किस किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे, तो मल्लेश जी मतलब किस किस मल्लेश जी किस किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे, तो वह क्या थे, तो आत्मसजग किस्म के थे। कौन सा सजग के, तो आत्मसजग किस्म के व्यक्ति थे। कौन, तो मल्लेश जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्लेश की डायरी लिखने का कैसा था, मल्लेश जी के जो डायरी लेखन कैसा था, तो मल्लेश की जो डायरी लेखन कैसा था, तो दहकता हुआ जंगल। दहकता हुआ जंगल, यानी कि डायरी का लिखना कैसा था, तो दहकता हुआ जंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्लेश जी का जन्म कब हुआ था। मल्लेश जी का कब जन्म हुआ था, तो 1935 ईस्वी में मल्लेश का क्या होता था, जन्म होता है। और उनका मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु आप लोग कमेंट करिए मृत्यु कब हुआ था, क्योंकि लेखक परिचय में पढ़ाए थे। ठीक, मल्लेश के माता पिता का नाम बताएं। मल्लेश के माता पिता का नाम क्या था, तो माता के क्या नाम, प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा। पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था, जबकि माता का नाम प्रभावती देवी यानी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्लेश ने मतलब किस विषय में एमए किया था, तो मल्लेश जी किस विषय में एमए किया था, तो अंग्रेजी विषय, मतलब अंग्रेजी में क्या किया था, बीए किया, मतलब कि एमए किया था। अंग्रेजी विषय से क्या किया था, तो एमए किया था। क्या बोल रहा था कि मल्लेश ने किस विषय यानी किस सब्जेक्ट से एमए किया था, तो वह अंग्रेजी से क्या किए थे, तो एमए किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है मल्लेश जी हैं। मल्लेश जी का मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। मल्लेश का जो मूल नाम है क्या है, तो भरत जी श्रीवास्तव नाम है, क्या मल्लेश का मूल नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1960 के दशक में मल्लेश का उदय किस रूप में हुआ था, तो सन 1960 के जो दशक में मल्लेश जी के किस रूप में उदय हुआ था, तो कवि के रूप में क्या हुआ था, तो उदय हुआ था मल्लेश जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि सन 1960 के आसपास किस आंदोलन के समय मल्लेश जी का उदय एक कवि के रूप में हुआ, तो सन 1960 के जो आसपास किस आंदोलन के समय मल्लेश जी का उदय एक कवि के रूप में हुआ, तो नई कविता आंदोलन के रूप में हुआ। तो ये 1960 के जो आसपास के किस आंदोलन के समय मल्लेश का उदय एक कवि के रूप में हुआ था, नई कविता आंदोलन के रूप में हुआ था। किसका, तो मल्लेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मल्लेश की डायरी कितने खंडों में है, तो मल्लेश की जो डायरी था वह 3 खंडों में। किसने संपादन किया था, तो नामवर सिंह ने संपादन किया था। किसने किया था, तो नामवर सिंह ने संपादन किया था। किसने किया था, तो नामवर सिंह ने क्या किया था, तो संपादन किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवाद और एकालाप किस तरह की पुस्तक है, यानी कि संवाद जो एकालाप किस तरह की पुस्तक है, तो वह आलोचना था। संवाद और एकालाप किस तरह की पुस्तक है, तो आलोचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कौन सी रचना मल्यज की है, यानी कि कौन सी रचना है जो मल्यज जी का है। तो कविता से साक्षात्कार किनकी रचना है, तो मल्यज जी का। कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है, मल्यज का है। और कविता के जो कविता से साक्षात्कार है क्या है, आलोचना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी रचना मल्यज की नहीं है। वो रचना बताना है जो मल्यज जी का लिखा हुआ नहीं है। तो मल्यज जी का लिखा हुआ है भरत, यानी जख्म पर धूल किसका है, तो मल्यज जी का ये है। जख्म पर धूल किसका है, मल्यज का है। बोल रहा है क्या, कौन सी रचना मल्यज की नहीं है, यानी कि नहीं है उसको सही करना है। तो ये जख्म पर धूल किसका है, तो मल्यज जी का है, तो ये गलत हो गया। संवाद और एकलव्य किसका है, तो मतलब मल्यज जी का ही है। और रामचंद्र शुक्ल ये भी क्या है, तो मल्यज जी का ही है। आइए ऑप्शन नंबर डी जो सुनो राधिके किसका है, तो ये मल्यज जी का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्यज की पुस्तक रामचंद्र शुक्ल का प्रकाशन वर्ष क्या है। यानी कि मल्यज की जो पुस्तक रामचंद्र शुक्ल का प्रकाशन वर्ष कौन है, तो 1987 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1987 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्यज की कौन सी रचना है, यानी मल्यज की जो रचना है वो कौन सी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किसका है, तो मल्यज जी का है। मल्यज जी की कौन सी रचना है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किनका है, तो मल्यज जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था, तो मेहू में हुआ था, महू में। मेहू नामक गांव में हुआ था, ठीक, मल्यज का जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। तो मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी, तो कृषि मंत्रालय में। कब क्या था, 1964 ईस्वी में कृषि मंत्रालय में क्या किया था, तो नौकरी किया था 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित था। ये क्वेश्चन बताए थे ना जी कि मल्यज जी छात्र जीवन में, यानी कि बचपन में किस रोग से, यानी छात्र जीवन बोले तो स्टूडेंट लाइफ, और बोले तो ये बचपना। स्टूडेंट लाइफ यानी कि क्या, बचपना में किस रोग से क्या थे, तो ग्रसित थे। तो क्या थे, तो वह क्षय रोग से क्या थे, तो ग्रसित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवाद और एकालाप किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। संवाद और एकालाप किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1984 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था संवाद और एकालाप। 1984 ईस्वी में हुआ था। देखिए क्या कह रहा है कि परिमल संस्था किस शहर में थी। परिमल जो संस्था थी किस शहर में थी, तो वह इलाहाबाद में था। कहाँ था, इलाहाबाद, यानी कि जो परिमल संस्था थी किस शहर में थी, तो वह इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्यज की अभिरुचि किस चीजों में थी। जो मल्यज की अभिरुचि थी यह मतलब किस चीज में थी, तो यह ड्राइवर और जो संकेलिंग है उसमें भी था, और संगीत है उसमें भी करते थे, और सिनेमा वह भी देखते थे। इसमें क्या ऑप्शन नंबर क्या डी क्या करते हैं, तो सभी, यानी मल्यज जी की अभिरुचि यानी किस में मतलब किस चीज में अभिरुचि रखते थे, उन्हें दिलचस्पी थी किस चीजों में, तो संगीत, सिनेमा और ड्राइंग, और क्या स्केचिंग बनाने में। स्केचिंग क्या होता है, मतलब कि किसी को चित्र बनाना को स्केचिंग कहते हैं, स्केचिंग कहते हैं, ठीक। किसी को चित्र बनाने का क्या कहते हैं, तो स्केचिंग कहते हैं, ठीक। लहर 1960 का विशेषांक किस पर आधारित है। जो लहर 1960 का विशेषांक किस पर आधारित है, तो वह कविता पर आधारित है। लहर का विशेषांक क्या है, तो एक कविता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्यज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ किस पुस्तक का सह संपादन किया था, तो शमशेर बहादुर सिंह से, मतलब शमशेर शमशेर मल्यज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ किस पुस्तक का सह संपादन किया, कि मतलब किसके साथ किया था, तो शमशेर शमशेर नामक पुस्तक के साथ किया था मल्यज जी। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि जख्म पर धूल किस विद्या की पुस्तक है, यानी कि जो जख्म पर धूल है किस विद्या की कविता, मतलब किस, जो जख्म पर धूल है किस विद्या की पुस्तक है, तो वह कविता है। जख्म पर धूल ये क्या है, तो कविता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम क्या कर रहा है कि जख्म पर धूल किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, तो जख्म पर धूल किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो 1971 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ है। जख्म पर धूल किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो 1971 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस तरह की पोथी है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन है जो किस तरह की पोथी है, तो वह सर्वजनात्मक गद्य है। क्या है, तो सर्वजनात्मक गद्य है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस तरह की पोथी है, तो सर्वजनात्मक गद्य है। क्या बोल रहा है कि मल्लेश किसने विशिष्ट संपर्क था, मल्लेश का किससे विशिष्ट संपर्क था, तो मल्लेश जी का जो विशिष्ट संबंध था शमशेर बहादुर सिंह के साथ था। यानी कि मल्लेश का किसके साथ विशिष्ट संपर्क था, तो शमशेर बहादुर सिंह का था। मल्लेश की डायरी का संपादन किसने किया था, मल्लेश का जो डायरी का संपादन किसने किया था, तो नामवर सिंह ने किया था। मल्लेश जी का डायरी का संपादन किसने किया था, तो नामवर सिंह ने किया था, ये बताए थे जी। और कितने खंड में किया था, तो बहुत 3 खंडों में किया था। कितने खंड में, तो 3 खंड में क्या किया था, संपादन किया मल्लेश जी का। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं जी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सारांश देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सारांश देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चन 2 3 4 5 वर्ष वाला जो पिछले 5 6 साल वर्ष पीछे है उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, तो द एंड हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन का क्या करते हैं, तो समरी देखते हैं। ठीक है, समरी समरी आ जाएगा, क्या मतलब कि सारांश आएगा, तो जब भी आएगा तो 10 नंबर में आएगा लिखने का। ठीक, समरी जब भी आएगा तो 10 नंबर के आएगा समरी। ठीक, हंसते हुए क्या, मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसका, मल्लेश का लिखा हुआ। मल्लेश का जन्म कब हुआ था, तो रिवीजन करा देते हैं जी। मल्लेश का जन्म कब हुआ था, तो मल्लेश का जन्म कब हुआ था, तो 1900 कितना में 35 ईस्वी में हुआ था। मल्लेश का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में जन्म हुआ था। मल्लेश का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव था। क्या था, भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी क्या था, श्रीवास्तव। मल्लेश का क्या नाम था, भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव मतलब किनका नाम था, मल्लेश का मूल नाम श्रीवास्तव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग समरी में देखिए क्या क्या लिखा हुआ, समरी पढ़िए। समरी में क्या कह रहा है, समरी में क्या कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्लेश के द्वारा रचित डायरी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो एक डायरी है। पूछा जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो डायरी बोलिएगा। ठीक, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो डायरी है, जिसमें उन्होंने अपने दैनिक जीवन के कुछ क्षणों का जिक्र किया है। तो उन्होंने अपने क्या, तो दैनिक जीवन के कुछ क्षणों का क्या किया, तो जिक्र किया है। पाठ में उनके डायरी का कुछ अंश उद्धृत है, यानी कि क्या है, डायरी का कुछ अंश क्या है, उद्धृत है, जिसकी शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि इस मौसम और यानी कि मौसम और आने वाले जो बरसात के लिए ईंधन के लिए पेड़ कटे जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक कलाकार के लिए, मतलब क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि एक कलाकार के लिए यह नियत जरूरी है, मतलब निहायत जरूरी है कि उसमें आग और वह स्वयं ठंडा हो। और मैं मतलब कि सहमत हूँ कि यानी कि ठंडा। लेखक कहते हैं कि सूचना केंद्र में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बलभद्र ठाकुर ने मुझे बहुत आकर्षित किया है। तो बोलेगा कि लेखक कहते थे सूचना केंद्र में एक जो अधेड़ था,
सूचना केंद्र में किससे मिले थे? तो बलभद्र ठाकुर से। बोलेगा लेखक ने सूचना केंद्र में किन से मिले थे? तो बलभद्र ठाकुर से। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। और यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो मल्लेश द्वारा लिखित है। क्या है? तो एक डायरी है। डायरी पूछा जाएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो डायरी है। और यहाँ से एक बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव की सूचना केंद्र में लेखक जो अधेड़ उम्र का है वो व्यक्ति का नाम क्या था? तो ठाकुर था, बलभद्र ठाकुर। यानी कि सूचना केंद्र में लेखक किससे मिलते हैं? तो बलभद्र ठाकुर से मिलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि हम दोनों प्राय एक ही समय में अखबार देखने जाते हैं। कि हम दोनों ने प्राय एक ही समय में अखबार देखने जाते हैं। वो बताते हैं कि शाम के 7 बजे के आसपास उन्होंने घड़े घंटे डेढ़ घंटे मतलब कि जो घंटे डेढ़ घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। तो घंटे डेढ़ घंटे किन परिवार के साथ बिताया? तो नेगी परिवार के साथ बिताया, जहाँ की बूढ़ी माँ जीवट की एक कामकाजी यानी कामकाजी महिला थी। बूढ़ी माँ जीवट की एक क्या थी? तो कामकाजी महिला थी, जहाँ उन्होंने उस बूढ़ी माँ की स्केच बनाकर। तो पूछेगा लेखक ने किसका स्केच बनाया था? तो बूढ़ी माँ की स्केच बनाया था। पूछे जाएगा लेखक किसने स्केच बनाया था? तो बूढ़ी माँ का स्केच बनाया। उन्हें दिया था उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाकर जगत सिंह के भाभी को दिया। फिर बोलेगा उन्होंने किया तो एक मकान का भी रंगीन स्केच बनाकर भाभी को दिया, और उन्होंने उस बूढ़ी माँ की भी स्केच बनाकर उन्हें दिया। तो क्या क्या स्केच बनाए थे? कि एक बूढ़ी माँ का भी स्केच बनाया, और क्या एक मकान का भी जो रंगीन स्केच बनाकर जगत सिंह की भाभी को दिया। किसको दिया? तो जगत सिंह को भाभी को दिया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या पढ़ने का है अगला पॉइंट में। कि अपना एक अनुभव बताते हुए वो कहते हैं कि आम आदमी यथार्थ को जीता नहीं है, उसे रचता भी है। ये पॉइंट सिर्फ ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट जो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है तो उठा कर दे देता है और पूछता है क्या कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा कि ये आदमी अपना एक अनुभव बताते हुए वो कहते हैं कि आदमी यथार्थ के लिए जीता नहीं है बल्कि उसे रचता भी है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? तब बोलिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यज के द्वारा लिखा गया, उस चैप्टर से लिया गया। अब वो कहते हैं कि मेरे क्या कहते हैं कलर चेंज कर देते हैं। कि वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे रचे यथार्थ है, और अपने इस रोज रचे हुए यथार्थ से मैं बंध गया हूँ, और इसका दबाव प्रतिक्षण मेरे जो नाड़ी में महसूस करता हूँ। प्रत्येक आदमी अपना क्या करता है? अपना यथार्थ रचता है, और उसे जो उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को क्या देता है? मतलब को दे देता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। अब पूछेगा कि यथार्थ का नाम का लेन देन का ही क्या है? और भोगने का रिश्ता क्या है? तो द्वंद्वात्मक रिश्ता। बोलेगा कि यथार्थ को इस लेन देन का नाम ही संसार है। रचने और भोगने का रिश्ता क्या है? तो द्वंद्वात्मक रिश्ता। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है? तो द्वंद्वात्मक रिश्ता होता है। कैसा होता है? रचने और भोगने का जो रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक रिश्ता होता है। ठीक। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है? तो द्वंद्वात्मक होता है। और रचनात्मक जो कार्य के बिना मानवीय अधूरी है। और क्या है? तो रचनात्मक कार्य के बिना क्या? मानवीय अधूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंत में वे कहती है कि सुरक्षा डायरी में नहीं है। सुरक्षा क्या? तो डायरी में नहीं है, वही सिर्फ पलायन है। वह सिर्फ क्या है? तो वह सिर्फ एक क्या है? तो पलायन है। वह सिर्फ क्या है? तो एक पलायन है।
अगर सुरक्षा कहीं हो सकती है तो अंधेरे में नहीं बल्कि बाहर सूरज की रोशनी में हो सकती है। कहाँ मतलब कि क्या बोल रहा है कि अगर सुरक्षा कहीं हो सकती है तो अंधेरे में नहीं बल्कि बाहर की मतलब बाहर की सूरज की रोशनी में हो सकती है। क्या हो सकती है? तो सुरक्षा। तो लेखक मतलब सुरक्षा कहाँ कहते हैं? तो बाहर की सूरज में हो सकती है। बाहर सूरज की रोशनी में मतलब क्या हो सकता है? तो सुरक्षा हो सकता है। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है। अंधेरे में क्या? तो सिर्फ मतलब कि छिपा ही जा सकता है। सुरक्षा बचाने में नहीं बल्कि चुनौतियों को झेलने में है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि सुरक्षा बचाने में नहीं बल्कि किस में है? तो झेलने में है। यहाँ से पूछेगा, इस लाइन को याद रखिएगा कि बोल सुरक्षा बचाने में नहीं बल्कि किस में है? तो झेलने में है। तो झेलने में ऑप्शन रहेगा कि सुरक्षा बचाने में नहीं बल्कि किस में है? तो झेलने में है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक। और आगे पॉइंट देखिएगा कि लड़ने में पीसने में और खट में मतलब खटने में है। और जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परिवार की सुरक्षा मुझे परेशान करती रहती है कि कहीं किसी को कुछ हो ना ही जाए। मतलब किसी परिवार के जो सदस्य हैं किसी को कुछ हो ना जाए। अगर कुछ हो गया तो उसका इलाज कहाँ करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? लेखक कहते हैं कि मैं प्रत्येक क्षण उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। आगे पॉइंट में क्या लिखा गया वो पढ़िएगा। तो यहीं तक है जी समरी। यहाँ तक आप लोग हो पाइएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जितना सारे उसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा और लिखिएगा। तो समरी कब कैसे ही लिखिएगा? क्वेश्चन आंसर याद करिएगा 2 नंबर वाला शॉर्ट आंसर टाइप, उसको मिलाकर और इसको जहां तहां से पॉइंट याद करके क्या करते हैं, दोनों को मेल करके समरी बना देना है। ठीक है, ऐसा ही करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए जी। क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन आंसर में देखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के क्या है? तो क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि डायरी क्या है? डायरी क्या होता है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर मतलब कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है जी 2 नंबर में। ये लिखिएगा क्या है, मतलब डायरी क्या होता है ये लिखना है। डायरी व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभवों, सोच और डायरी क्या होता है? डायरी व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। तो क्या है? तो डायरी व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विद्या है। तो डायरी क्या है? तो गद्य साहित्य की एक प्रमुख विद्या है जिसमें लेखक अपना आत्म साक्षात्कार करता है। क्या करता है? तो साक्षात्कार करता है। डायरी व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभवों को, सोच और भावनाओं को लिखित रूप से अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विद्या है जिसमें लेखक अपना आत्म साक्षात्कार करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेगा कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये पूछा ही जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। यानी प्रस्तुत प्रश्न मल्यज की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। यानी कहाँ से लिया गया कि प्रस्तुत प्रश्न मल्यज की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि डायरी में शब्द और अर्थों के बीच तटस्थता का कम रहती है। क्या रहती है? तो तटस्थता कम रहती है, इसीलिए उसका लिखा जाना मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किल कि मुमकिन नहीं बल्कि क्या है? तो मुश्किल है। ऐसे मुश्किल जीवन में कुछ होता है नहीं है जी, फिर भी ये वर्ड ही दिया गया तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत प्रश्न मल्यज की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया। तो ये पॉइंट कहाँ से लिया गया? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया, जिसमें लिखने मतलब लेखक मतलब जिसमें क्या कहता है, लेखक कहते हैं इसमें यहाँ पर क्या करिएगा, लेखक कर लीजिएगा। ठीक। कि जिसमें लेखक कहते हैं, ये नहीं है कि जिसमें लेखक कहते हैं कि डायरी उसमें शब्द और अर्थों के बीच
तटस्यता कम रहती है, यानी कि क्या रहता है, डायरी में जो शब्द होते हैं और अर्थों के बीच जो तटस्यता होता है यहाँ वो कम रहती है, इसीलिए उसका लिखा जाना मुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल है। अगला पॉइंट क्या है कि किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों, यानी कि किस तारीख की डायरी आपको क्या सबसे प्रभावी लगी और क्यों लगा। तो 10 मई 1978 ईस्वी की जो डायरी थी वो अतुलनीय है और यह डायरी मुझे बड़ी प्रभावी नजर आती है। जो 10 मई 1978 की जो डायरी है अतुलनीय है और यह डायरी मुझे बड़ी प्रभावी नजर आती है। इस डायरी में लेखक ने अपने यथार्थ के बारे में लिखा है। लेखक इस डायरी में किसके बारे में लिखा है, तो यथार्थ के बारे में लिखता है। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों से अपने आप को क्या करते हैं, रूबरू बखूबी करवाया है। यानी कि उन्होंने जीवन की सच्चाइयों में से अपने आप को क्या करता है, तो रूबरू बखूबी करवाया है। यानी मतलब किस तारीख की डायरी को अपने सबसे प्रभावी लगी और क्यों लगा। तो जो 10 मई 1978 ईस्वी वाला जो डायरी है वो अतुलनीय है और इसमें जो मतलब डायरी मुझे बड़ी प्रभावी नजर आती है। इस डायरी में लेखक अपने किसके बारे में चर्चा किया है, तो यथार्थ के बारे में मतलब लिखा है। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को अपने आप को क्या करता है, रूबरू बखूबी करवाया है। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा जी, बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आगे क्या कह रहा है कि उन्होंने इस डायरी में स्पष्टता यह दिखाया है कि मनुष्य यथार्थ को जीता भी है। यानी कि मनुष्य यथार्थ को क्या है, तो जीता भी है और इसका रचयिता भी वह स्वयं ही होता है। उन्होंने इस डायरी में स्पष्टता मतलब बताया है कि यह दिखाया है कि मनुष्य यथार्थ को जीता भी है और मतलब कि क्या उसका रचयिता भी वह स्वयं ही होता है। इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि रचा हुआ यथार्थ भोग हुए यथार्थ से बिल्कुल क्या होता है, तो भिन्न होता है। यानी कि जो यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसमें उन्होंने संसार को यथार्थ के लेन देन का एक नाम दिया है। उन्होंने एक संसार के जो यथार्थ का एक लेन देन का नाम दिया, वो क्या दिया है कि वे संसार से जुड़ाव को रचनात्मक कर्म कहते हैं। क्या करते हैं, जो बेसंसार से जुड़ाव को रचनात्मक कर्म को क्या करते हैं, तो कर्म कहते हैं। कि वे संसार से जुड़ाव के रचनात्मक कर्म कर्म रचनात्मक को क्या कहते हैं, तो कर्म कहते हैं। रचनात्मक को क्या करते हैं, तो कर्म कहते हैं। जिसके ना होने पर मानवीय अधूरी होती है। जिसके ना होने पर क्या होती है, तो मानवीय अधूरी होती है। आगे क्या कहता है, आगे देखिएगा कि व्याख्या करने वाला क्वेश्चन में देखिएगा कि का नंबर में क्या कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। तो क्या लिखा गया कि प्रस्तुत पंक्ति मल्यज द्वारा रचित डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से ली गई है। तो प्रस्तुत पंक्ति मल्यज जी के रचित डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से ली गई है। उपर्युक्त पंक्ति डायरी के 10 मई यानी कि उपर्युक्त पंक्ति की डायरी के 10 मई जो 1978 के डायरी था वो क्या था, अतुलनीय था और इसमें यथार्थ के बारे में चर्चा किया गया। ये डायरी बहुत ही मुश्किल था लिखने का, ये जो डेटबाजी डायरी था, जिसमें वो कहते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। ये भी पॉइंट कभी कभी उठा कर दिया जाता है, पूछता है कि कौन सा चैप्टर से ये बताया गया था। तो ये डायरी यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्या कर रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को क्या करता है, तो रचता भी है। मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं और मैं इस रचे हुए यथार्थ से बंध गया हूँ। और यह मतलब क्या, रचे हुए यथार्थ से क्या गया, तो बंध गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में सदैव महसूस करता है। उसका दबाव अपनी नाड़ी में क्या सदैव महसूस करता है। हर आदमी अपना यथार्थ मतलब यथार्थ रचता है और उसे रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को क्या करता है, तो देता है। हर आदमी अपना यथार्थ को क्या करता है, तो रचता है और उसे रचे हुए यथार्थ का एक क्या है, हिस्सा है जो दूसरों को क्या करता है, तो देता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस संसार में संप्रेषित एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीय क्या है, तो अधूरी है। तो आंसर में क्या है जी कि प्रस्तुत पंक्ति मल्यज द्वारा रचित डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है।
कि यह पंक्ति कहाँ से लिया गया, तो मलेज के द्वारा रचित डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, जिसमें लेखक अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, जिसमें लेखक क्या अपने अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि हर आदमी अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को क्या करता है, दूसरों को देता है, और यथार्थ क्या इसी लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार में इन संसार से संप्रेषित रचनात्मक कर्म है। इस संसार में क्या है, तो संप्रेषित एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीय क्या है, तो अधूरी है। इस कर्म के बिना क्या अधूरी है, तो मानवीय अधूरी है। इस कर्म के बिना क्या अधूरी है, तो मानवीय अधूरी। अतः नियायत जरूरी है कि वह अपने हिस्से के यथार्थ को भी रचना करे। क्या, तो वह निहायत जरूरी है कि वह अपने हिस्से के यथार्थ को क्या रचना करे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धरती का छंद से क्या आशय है, ये लिखना है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि धरती का छंद से क्या आशय है, वो उसको क्या करना है, तो लिखना है। तो क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति मल्यज रचित डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। तो ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो मल्यज के द्वारा रचित डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, जिसमें लेखक क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं, जिसमें लेखक क्या कहते हैं, यानी कहते हैं कि कई बार डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थों में क्या रहती है, मतलब दूरी का एहसास होता है। जिसमें शब्द और जो दूरी का क्या होता है, तो एहसास होता है। कई बार शब्द अर्थों में और अर्थ क्या होते हैं, तो शब्द में ढलते ढलते जाते हैं। क्या होता है, तो कई बार शब्द अर्थ और अर्थ क्या होता है, शब्द में ढलते जाते हैं। कभी एक दूसरे को पकड़ते तो कभी एक दूसरे को क्या करते हैं, तो छोड़ते हैं। कभी शब्द एक दूसरे को क्या करता है, तो पकड़ते हैं, तो कभी एक दूसरे को क्या करता है, तो छोड़ते हैं। जिस पर शब्द और अर्थों के एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, या क्या कह रहा है कि जिस पर शब्द और अर्थ एक दूसरे को हाथ पकड़ते हैं, वह धरती का क्षण होता है। जो मतलब कि एक शब्द दूसरे जो शब्द को क्या करता है, तो हाथ पकड़ता है, उसे क्या कहा गया है कि वह धरती का क्षण होता है, और उसमें रचना और अपनी जड़ पर क्या, मतलब जड़ पर लेती है। उसमें क्या करते हैं, उसमें रचना अपनी जड़ पर ले लेती है। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध होता है। मतलब कि रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध होता है, तो जो भोगा हुआ जो भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। तो भोगा हुआ यथार्थ क्या है, तो एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना यथार्थ को क्या करता है, तो रचता है। हर आदमी अपना यथार्थ को क्या करता है, तो रचता है, और उसे रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को क्या करता है, तो देता है। और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को क्या करता है, तो देता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह क्या करता है, तो जीता है और भोगता है। रचने और भोगने का रिश्ता क्या है, तो एक द्वंद्वात्मक रिश्ता। पूछेगा कि जो रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है, तो द्वंद्वात्मक रिश्ता है। इसको हाईलाइट कर देता हूं जी, ताकि आप लोग ध्यान रखिएगा, याद करते करते क्वेश्चन आंसर जब बात करिएगा। कि पूछा जाएगा कि रचते और भोगने का रिश्ता कैसा है, तो एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है, मतलब एक के होने से ही दूसरे का होना है। दोनों की जड़ एक दूसरे में है, मतलब दोनों की जड़ किस में, तो एक दूसरे में, और वही से अपना पोषण रख खींचते हैं। उसमें क्या करता है, और वही से अपना पोषण रख खींचते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, तो बनाते तथा मिटाते हैं। वही से वह अपना पोषण रख खींचते हैं, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, तो बनाते हैं तथा मिटाते हैं।
लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी के किस रूप में देखना चाहता है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी के किस रूप में देखना चाहता है। ये क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति, मतलब का आंसर में है कि प्रस्तुत पंक्ति मल्यज के द्वारा रचित डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया। कि ये कहाँ से लिया गया है, जो सुरक्षा कहाँ है, क्या कर रहा है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है और वह डायरी के किस रूप में देखना चाहते हैं, और डायरी को वह किस रूप में क्या करते हैं, तो देखना चाहते हैं। तो क्या लिखा गया उत्तर में कि प्रस्तुत पंक्ति मल्यज द्वारा रचित डायरी हंसता हुआ मेरा अकेलापन से लिया गया। लेखक कहते हैं कि सुरक्षा बाहर, मतलब क्या, हाँ है सुरक्षा, तो बाहर सूरज की रोशनी में है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जी कि हाँ, बोल लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, तो घर में है, भीतर में, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, तो क्या करना है, तो बाहर सूरज की रोशनी में, कहाँ, तो सूरज की रोशनी में, ये क्या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सूरज चुनौतियों को झेलने में है, सूरज चुनौतियों को क्या झेलने में, लड़ने में है, और पीसने और खटने में है। लेखक कहते हैं कि डायरी में तो सिर्फ पलायन है, यानी डायरी में क्या है, तो सिर्फ पलायन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पर ध्यान से पढ़िए और देखिए और समझिए और बोर्ड एग्जाम में क्या करिए, तो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है, यानी कि रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है। लेखक दस्तावेज को रचना के लिए क्या कैसी जरूरी है, कि रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है, इसे अंतर बताना है कि रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस। लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसी जरूरी है, तो आंसर में क्या है कि दस्तावेज रचना के लिए जरूरी कच्चा माल है, यानी दस्तावेज रचना के लिए क्या है, तो जरूरी कच्चा एक माल है। दस्तावेज वे तथ्य है जिनके आधार पर किसी रचना का जन्म होता है। दस्तावेज वे तथ्य है जिनके आधार पर किसी रचना का जन्म होता है। वे सारी घटनाएं परिस्थितियों हमारे जीवन का भोग अनुभव दस्तावेज के घटक हैं। क्या है, तो परिस्थितियों में हमारे जीवन का भोग अनुभव दस्तावेज के घटक है और रचना के कारक है, मतलब रचना का क्या है, तो कारक है। बिना दस्तावेज के रचना का हमारे जीवन में कोई सरोवर ही नहीं है, यानी कि बिना दस्तावेज के रचना का हमारे जीवन में क्या है, तो कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए रचना का कोई मोल ही नहीं है। इस तरह रचना के लिए दस्तावेज बहुत ही जरूरी होती है। क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रचना रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है, उसी को बताना है। तो दस्तावेज रचना के लिए जरूरी कच्चा माल है, यानी कि जो दस्तावेज है वो क्या है, तो कच्चा माल के लिए बहुत ही जरूरी है। दस्तावेज वे तथ्य होता है, और दस्तावेज वे तथ्य होता है जिनके आधार पर किसी रचना का जन्म होता है, यानी कि दस्तावेज क्या होता है, तो वे तथ्य होता है जिनके आधार पर रचना का क्या होता है, तो जन्म होता है, मतलब इनका क्या होता है, तो जन्म होता है। वे सारी घटनाएं परिस्थितियों हमारे जीवन का भोग अनुभव दस्तावेज के घटक हैं और रचना के कारक हैं। रचना के क्या है, तो कारक है। बिना दस्तावेज की रचना का हमारे जीवन में कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए रचना का कोई मोल नहीं होता, यानी रचना का क्या होता है, कोई मोल नहीं है। इसी तरह रचना के लिए दस्तावेज बहुत जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया जी यहाँ तक। तब हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन का। ठीक, हंसते हुए मेरा अकेलापन का क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ठीक जी, हंसते हुए मेरा अकेलापन का क्या है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का क्या है, ये छिप गया है जी, इसको दिखा देते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का क्या है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। ठीक, ये प्रीवियस ईयर के PYQ है, पिछले साल में पूछा गया जो है, यानी कि PYQ है, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। PYQ मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेगा। कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीत है,
मतलब हर आदमी, मतलब कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और वह भोगता है। यह कथन किसका है? यानी कि हर आदमी को उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और क्या करता है? भोगता है। यह कथन किसका है? तो किसका है? तो मल्यज जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और क्या करता है? भोगता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कविता संग्रह कौन सी है? कि इनमें से कौन सा कविता संग्रह है? तो कविता संग्रह क्या है? जख्म पर धूल क्या है? तो कविता संग्रह है। एक सेकेंड। तो ये कविता ही संग्रह है जी, कि मतलब कि जो जख्म पर धूल है कविता संग्रह, जो कब प्रकाशित किया गया था? 1971 ईस्वी में किया गया था। जख्म पर धूल एक कविता संग्रह है जो 1971 में क्या किया था? तो प्रकाशित किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मल्यज की रचना कौन सी है? तो, तो मल्यज की जो रचना है कौन है? जख्म पर धूल, ये किसकी है? मल्यज की है। एक कविता संग्रह जो 1971 में क्या हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? जो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो क्या होना है? तो मल्यज जी। हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक कौन है? तो मल्यज जी है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्यज की कौन सी रचना है? मल्यज जी की कौन सी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किसका है? तो मल्यज जी का है। मल्यज जी के इनमें से कौन सी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किसका है? तो मल्यज जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मल्यज का जन्म जन्म कहाँ हुआ? तो आजमगढ़ महू उत्तर प्रदेश में। महू के कहा था? वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका? तो मल्यज का। ठीक। ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है कि मल्यज ने किस मंत्रालय में एक सेकेंड। कि मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? मतलब कि मल्यज ने किस मंत्रालय में? तो कृषि मंत्रालय में। कब किया था? तो 1964 ईस्वी में क्या किया था? तो नौकरी किया था। मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी किया था? तो कृषि मंत्रालय 1964 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मल्यज के पिता का क्या नाम था? जो मल्यज के पिता का नाम था क्या था? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा था। उनकी पिता का नाम था, मल्यज के पिता का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीय अधूरी है? तो तो वह रचनात्मक तो वह रचनात्मक कार्य के बिना क्या है? तो मानवीयता अधूरी है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो रचनात्मक कर्म के बिना। कि मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? यानी कि वह स्टूडेंट लाइफ बोले तो बचपना में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग। ये बताए थे जी लेखक परिचय में। जितने सारे लेखक परिचय अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव अपने आप क्या हो जाएगा? तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? कितना है? तो 7-8 साल है। कि जो लड़की बेचने के जो सेब बेचने वाली लड़की की उम्र कितनी थी? तो 7-8 साल था। ये चैप्टर कहाँ से आया? ये पूछेंगे ना जी। ये चैप्टर जानते हैं या? जब एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर यानी पूरे बुक का किया जाएगा तो उसमें बताया गया है। ये चैप्टर के अंदर से लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर उतना पढ़ने का ही जरूरत नहीं है, अभी वन शॉट है इसीलिए न, तो वरना बता देते हैं पूरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कहिएगा सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला उधेड़ उम्र का व्यक्ति कौन था? ये बताए थे ना जी लेखक परिचय में क्या था कि सूचना केंद्र में लेखक से कौन मिला था? तो बलभद्र ठाकुर। कौन था? बलभद्र ठाकुर। यानी कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधिक किस उम्र का व्यक्ति कौन था? तो बलभद्र ठाकुर का था।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना मल्यज की है, कि निम्नलिखित में कौन सी आलोचना मल्यज की है। आलोचना कौन है मल्यज की, तो क्या उन्हें, तो कविता के जो साक्षात्कार है वो क्या है, तो आलोचना है मल्यज का। कविता के साक्षात्कार है कौन है, तो क्या मल्यज की क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना मल्यज की है, तो कविता के साक्षात्कार है क्या है, आलोचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, पेड़ किसके लिए काटे जा रहे हैं, तो पेड़ बेचने के लिए या ईंधन के लिए या घर बनाने के लिए। तो पेड़ काटने जाने का जो, तो पेड़ कटने के जो मुख्य कारण था अकेलापन के वो भाव प्रकट करने के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। इनमें से कोई नहीं कह सकते हैं जी, इसमें से कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। इसमें कौन से, तब पेड़ कटने जा रहा था अकेलापन को भाव प्रकट करने के लिए पेड़ कटे जा रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी रचना मल्यज की है। मल्यज की रचना कौन सी है, मल्यज की रचना, तो जख्म पर धूल किसका है, तो मल्यज की है। जख्म पर धूल किसका है, तो मल्यज जी का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्यज ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी थी। तो जख्म पर धूल कब प्रकाशित किया है, तो 1971 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्यज की माँ का नाम क्या था। तो मल्यज के माँ के नाम क्या था, प्रभावती। और पिता के नाम क्या था, तो आप लोग पिता का नाम कमेंट करिएगा, ठीक। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौतियों को झेलने में क्या हो सकती है, तो क्या हो सकती है, मतलब कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौतियों को झेलने में क्या हो सकती है, तो सुरक्षा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंसते हुए जो मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मल्यज जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मल्यज का मूल नाम क्या था। तो मल्यज का मूल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव किसका है, तो मल्यज का क्या था, मूल नाम था। ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है ये चैप्टर जी। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। ये चैप्टर कल कल लास्ट चैप्टर है जी गद्य खंड का। कल गद्य खंड का क्या हो जाएगा, तो चैप्टर लास्ट हो जाएगा। यानी अभी शिक्षा बचा हुआ। कल क्लास में शिक्षा का करेंगे। ये किसका है, ये चैप्टर कितना है, तो चैप्टर कितना है, 12वां है। ये शिक्षा है जो लास्ट चैप्टर है, ध्यान नहीं है कितना नंबर चैप्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षा किसका है, तो जे कृष्ण मूर्ति का है। जो ये बोला क्या होगा, लास्ट हो जाएगा ये कविता, ठीक। यानी कि कविता नहीं है, ये पोएट्री है, जो क्या गदखंड हो जाएगा, जो लास्ट चैप्टर हो जाएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के वीडियो मिलते रहे, ठीक। और पीडीएफ के लिए अगर बोल रहे हैं तो पीडीएफ के लिए या तो टेलीग्राम में प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स सर्च करके जुड़ जाएगा, या तो ये 77 65 97 एक जो यति है इस नंबर पर क्या करिएगा, तो मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और वहां पर क्या मिल जाएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। आप लोग जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, सही। जितने सारे नहीं जुड़े हैं, ताकि पीडीएफ आप लोग बोर्ड एग्जाम करने में दिक्कत ना हो, आप लोग वहां से क्या करिएगा, तो जुड़ जाइएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, तो 2 दिन बाद क्या करेंगे, 2 दिन बाद ग्रामर जितने सारा व्याकरण है, व्याकरण का क्या करेंगे, व्याकरण का क्या करेंगे, तो बंस आउट करेंगे व्याकरण। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा मैराथन क्लासेस करेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा क्या करेंगे, सब्जेक्टिव का 500 क्वेश्चन क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे, ताकि पूरा हमारे जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में पूछा गया है और आने वाला है, जो मोड सेटल क्वेश्चन होगा, मोड मॉडल जो क्वेश्चन होगा, मॉडल बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन होगा, उसको करा देंगे, ठीक। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस चैनल से, तब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा।
गुड बाय सभी को।